Namaste and welcome to Dharmic Vibes. At Dharmic Vibes, we dive into spiritual traditions and continue to guide many. I am Kriti Sharma from Dharmic Vibes, and today we are joined by Neeta Bakhuji, who is here to help us with our new episode, which is actually one of the many that have been requested from our channel. So, Namaskar, Neeta ji. Uh, thank you so much for coming. And आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को। जी नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। आई एम नीता बाकरू, ज्योतिष आचार्य from Bharati Vidya Bhavan. First, I will thank my teachers and my mentors for guidance. So, I am working as an astrologer with websites and other newspapers since 2005. So, basically, I work on websites and personal consultations, etc. So, this is my introduction. Okay. तो हम लोग सीधे डाइव इन करते हैं जो मेन हमारा पॉडकास्ट का जो हमारा टॉपिक है, विच इज एस्ट्रोलॉजी अ साइंस और जस्ट प्रिडिक्शंस बेस्ड ऑन चार्ट्स। और कई लोग बिलीव करते हैं, आपको भी पता होगा, कई लोग नहीं करते हैं। तो ये साइंस है, आर्ट है, व्हाट इज इट अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, जो एस्ट्रोलॉजी है वो हिंदी में जो है हमारे वेदों के 6 अंग हैं, उसमें से जो ज्योतिष है वो 6ठा अंग है, वेदों का अंग है। ठीक है। वो जो ज्योतिष वर्ड जो है वो ज्योति से बना है। ज्योति क्या होता है? जो तारामंडल में जो ग्रह होते हैं उनकी ज्योति होती है। जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, ये सब नक्षत्र, ये सब चमकते हैं। ठीक है। और इनको एस्ट्रोनॉमी से प्रमाणित किया जा चुका है। जैसे जो भी ग्रह हैं, सूर्य हमको दिखते हैं, चंद्रमा में दिखते हैं। ठीक है ना। तो ये सब चीजें इन सब चीजों से ही ज्योतिष बना है। इनका अध्ययन, इनके कुंडली में कैसे है, कौन सा ग्रह कहाँ पे एक्टिवेट होता है, कहाँ होता है, ये एक जिस समय इंसान का जन्म होता है उस समय पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदित होती है उससे हम हॉरोस्कोप बनाते हैं। ठीक है। उस समय जो ग्रह जिस राशि में होता है उसको उसमें डाल के वो उससे हॉरोस्कोप बनती है। तो एस्ट्रोलॉजी उसी से बनती है। तो अगर एस्ट्रोनॉमी है तो एस्ट्रोलॉजी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई लोग समझते हैं कि ये सुपरस्टिशन है या फिर इसमें कोई तथ्य नहीं है। तो आपकी बातों से तो ऐसा नहीं लगता, बिकॉज ये तो मुझे साइंस लगता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो लोग समझते हैं कि ये सिर्फ एक सुपरस्टिशन है? देखिए, अगर एस्ट्रोनॉमी है तभी एस्ट्रोलॉजी है। ठीक है ना। जैसे तारामंडल में ग्रह होते हैं, तो जितने 9 ग्रह हैं बेसिकली, सूर्य, शनि, चंद्र, मंगल, ये सारे ग्रह हैं। ठीक है ना। तो ये सब हमें दिखते हैं, हम इनको दूरबीन से देख सकते हैं। यही ग्रह ज्योतिष में जब कुंडली बनती है तो उनको हम जिस हिसाब से उनकी ट्रांजिट में वो होते हैं तो उस हिसाब से उनको व्यवस्थित कर देते हैं। और फिर चंद्रमा के हिसाब से जैसे जैसे ग्रह बनते जाते हैं, जैसे जैसे ग्रहों की दशा आती है उनके फल हमें मिलते जाते हैं। तो इसीलिए ये एक बेसिकली साइंस है, क्योंकि वो तारामंडल से कनेक्टेड है और तारे चंद्र, सूर्य, ये सब हमें दिखते हैं। तो इसको हम सुपरस्टिशन तो कह नहीं सकते। करेक्ट। ओके, सो लेट्स बस्ट सम मिथ्स। मैम, कई लोग समझते हैं कि राहु केतु इविल प्लैनेट्स हैं, तो उस बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, ऐसे कैसे कह सकते हैं इविल प्लैनेट्स हैं? राहु केतु, पहली बात तो ये प्लैनेट्स है नहीं, ये नोड्स हैं, चंद्रमा के नोड हैं। जो केतु है वो साउथ नोड है और जो राहु है वो नॉर्थ नोड है। लेकिन इनका कुंडली में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ये अगर अच्छे स्थानों पर बैठे हों तो शुभ फल प्रदान करते हैं। जैसे कि हमारी इंडिया की कुंडली है, उसमें जो राहु है वो वृषभ लग्न में फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। इसीलिए आप देखते हो कि इंडिया में हर तरह का कल्चर, हर तरह की एक्टिविटीज, हर धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। और ये सब राहु की ही देन है। जो आज हम सोशल मीडिया पे कितना यूज कर रहे हैं, सब कुछ ग्लोबल है, वो सब राहु की ही देन है। और जो आज के लोग इतना स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, ये केतु की देन है। इसीलिए इनसे डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल। अच्छा मैम, एक लोग मतलब कई लोग कहते हैं ना कि इंडिया में कुंडली मिलान होता है लेकिन बाहर भी तो मैरिजेस टिकती हैं। तो क्या जो कुंडली मिलान किया जाता है, जो मैच मेकिंग करते हैं, हॉरोस्कोप मैचिंग होता है, तो क्या ये फुल प्रूफ प्लान है फॉर अ सक्सेसफुल मैरिज कि ये तो टिकेगी, ऐसा कुछ है? जी देखिए, कि जो हॉरोस्कोप मैचिंग है
वो तो कुंडली मिलान है, ठीक है। 36 में से कम 18 गुण मिलने चाहिए। उससे क्या देखा जाता है कि वर वधु का आगे चल के स्वभाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी कि नहीं होगी। तो ये तो बेसिक है, बेसिक कैलकुलेशन है। और जो रही बात फॉरेन की, फॉरेन में भी सन साइन से कंपेटिबिलिटी देखते हैं, उसमें भी मैचिंग होती है। खाली इंडिया में होती है, बाहर भी मैचिंग होती है। जैसे कोई स्पेशली कोई लवर्स भी होते हैं तो उनका वो आपस में देख लेते हैं कि एरीज का कैंसर से कैसे बनेगा, कैंसर का कैप्रिकॉन से कैसे बनेगा। उनका तरीका अलग है, हमारा तरीका अलग है, लेकिन बेसिकली चीज तो वही है कि हमारी जो रिलेशनशिप है वो चलना चाहिए। बेसिकली क्यों मैचिंग करते हैं? मैचिंग इसीलिए करते हैं कि जो आजकल ये सब डाइवोर्स वगैरह हो रहे हैं ना हो, आपस में बने। कुंडली मैचिंग इसलिए होती है कि वर वधु की आपस में बननी चाहिए। और उसमें अगर वास्टली देखा जाए तो उसमें और चीज़ें भी काउंट होती हैं, जैसे प्रोजेनी, चाइल्ड बर्थ, शादी कैसी रहेगी, दोनों की हेल्थ कैसी रहेगी, कैरियर कैसे रहेगा, प्रोफेशन कैसा रहेगा। इसमें ये वास्ट सब्जेक्ट है, खाली कुंडली मैचिंग नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ देखा जाता है। तो इसीलिए उसमें एस्ट्रोलॉजी की हेल्प ली जाती है ताकि वो सारी चीज़ें देख के आपको बताएं। ओके, तो आई थिंक गोत्र का जो सिग्निफिकेंस है वो भी इसी में आता है, आप कह रहे हैं प्रोजेनी के लिए। तो हाँ जी, तो जो गोत्र में एक ही गोत्र में नहीं होता तो उसको लिनिएज समझा जाता है कि उसकी एक्चुअली जो एक ही गोत्र में नहीं होता उसकी एक ना वो भी होती है, रेमेडी भी होती है, उसकी कार्ड भी होती है। अच्छा। जैसे कि सपोज मैं आपको बताती हूँ, जैसे कुंडली मैचिंग में 18 पॉइंट्स होने चाहिए, तो उसमें एक जो पॉइंट होता है, सबसे बड़ा पॉइंट होता है ग्रह मैत्री का, यानी कि जो राशि अधिपति है, जैसे मंगल है, ठीक है, मंगल बृहस्पति का मित्र है। तो जैसे लड़के की राशि मंगल है और लड़की की बृहस्पति की राशि है, तो उनकी आपस में बन जाएगी, तो बाकी दोष जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। जो आप गोत्र की बात कर रहे हो ना, बाकी जो दोष है वो कैंसिल हो जाते हैं। तो इसीलिए पूरी हॉरोस्कोप मैचिंग में देखना पड़ता है, और एक एस्ट्रोलॉजर देख के बता सकता है कि कौन से राशि अधिपति ग्रह आपस में मित्र हैं कि नहीं है, और उनके आपस में कैसे रहेगा। आजकल तो बेसिकली यही देखा जाता है कि आपस में बनेगी कि नहीं बनेगी, तो उसके लिए राशि अधिपति मित्र होने चाहिए। ओके मैम, एक और दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन कि ये जो जेमस्टोन्स होते हैं कई लोग पहन के रखते हैं, या फिर रेमेडीज में आता है कि आप ये वाला आपकी कुंडली के हिसाब से आपको ये वाला सूट करेगा, या आपका ये काम नहीं बन रहा है, तो क्या ये सब फिक्स हो जाता है अगर हम लोग जेमस्टोन्स पहनते हैं? तो देखिए मैम, जो जेमस्टोन्स होते हैं वो एक योग्य ज्योतिष की सलाह से ही पहनने चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, जो ग्रह हमारे खराब, मतलब सपोज खराब फल देने वाले ग्रह हैं, और कुछ ग्रह होते हैं जो शुभ फल देते हैं, ठीक है, वो आपको कुंडली देख के मालूम पड़ता है। लेकिन सपोज आपको आपने सोचा मैं बृहस्पति का स्टोन पहन लूं, ठीक है, मैं पुखराज पहन लूं, तो अगर आपका कर्क लगन है, ठीक है, तो आपके एक तो भाग्य के लॉर्ड हो गए बृहस्पति, तो ठीक है आप पहन लो, ठीक है। लेकिन वहां पे बृहस्पति ग्रह जो है वो 6th लॉर्ड भी है। 6th लॉर्ड का मतलब है कि वो आपको रिलेशनशिप में ट्रबल दे सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम दे सकते हैं, और अड़चने आ सकती हैं, बाई चांस कोर्ट केस हो सकता है, या फिर आपका ड्राइविंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो भी स्टोन आप पहनो उसका इफेक्ट तो होता ही है, और नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, तो उसको आप योग्य ज्योतिष की सलाह से ही पहने। और जो स्टोन की जो कॉन्सेप्ट आई है वो आई है बृहद पराशर हुआ शास्त्र से। उसमें जो जप तप और ग्रहों के जो पाठ पूजा दी है, उसके बाद में वो कहते हैं कि स्टोन पहनो, उससे पहले नहीं। अगर आप पाठ पूजा करके ही और दान करके ही करें तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। और स्टोन पहनने से क्या होता है कि हमें आत्म संतुष्टि मिलती है कि हमारा काम जल्दी हो जाएगा। तो ये ऐसा होता है जी। तो मैम, जैसे एस्ट्रोलॉजी के लिए, जैसे आपके पास भी अगर लोग आते होंगे तो या तो मैरिज के लिए या फिर कोई ट्रबल आ रही है, तो क्या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी हमारे डे टू डे लाइफ में भी हमको हेल्प कर सकता है? जी हाँ, इस तरह से हेल्प कर सकता है कि आजकल जो है ना, सबसे ज्यादा वो आता है कि बच्चों की कुंडली बनती है कि उनकी एजुकेशन कैसी रहेगी, उनको क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाएं। बेसिकली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाती है। जैसे आजकल ज्यादातर लोग बच्चों की ही कुंडली बनवाते हैं कि उनको उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, वो स्पोर्ट्स में कैसे रहेंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारी फील्ड्स हो गई हैं। तो बच्चों को कौन सी फील्ड में डालने से वो प्रोग्रेस करेगा और उसका कैसा रहेगा, फ्रेंड्स के साथ कैसा रहेगा, टीचर्स के साथ कैसा रहेगा। तो आजकल तो एस्ट्रोलॉजी स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाती है। तो मैम, कोई सिंपल वे है या टिप्स हैं कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी को अपनी डेली लाइफ में इम्बाइब करके उसको बहुत ज्यादा एग्जैजरेट ना करके इस तरीके से हम लोग उसको यूज करें कि हम अपनी डेली लाइफ इस तरीके से जिए कि हमें कोई ट्रबल ना हो? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बट जैसे शनिदेव के बारे में मैंने सुना है कि वो कर्म फलदाता है,
जी लोग उनसे डरते हैं। बट मैंने कहीं ये भी सुना था कि इफ यू आर अनऑर्गेनाइज्ड इन लाइफ, आप अपने माँ जी बाप की इज्जत नहीं करते हैं, या फिर आप कर्म, आपके कर्म अगर गलत हैं, तो आपको जी शनिदेव उसका फल देंगे, और अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो आपको फल जो है वो अच्छा मिलेगा, शनिदेव देंगे। तो जी क्या हम लोग अपनी डेली, डे टू डे लाइफ में ऐसा कुछ अपनी रूटीन में हम कर सकते हैं कि हम लोगों की एस्ट्रोलॉजी जो है, जो हमारे चार्ट्स हैं, उसमें हम लोग उसको बेसिकली हम सिंक में आ जाएं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि जो देखिए खाली शनि ग्रह के बारे में ही नहीं कहेंगे हम, ये सभी ग्रहों के साथ होता है। खाली शनि देवता से डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत है हमें अपने कर्मों से डरने की जरूरत है। शनिदेव जी कुछ नहीं कहते, जी। शनिदेव जी कुछ कुंडलियों में बहुत अच्छा फल देते हैं, जैसे तुला लग्न हो गया, एक्वेरियस हो गया, वृषभ लग्न हो गया, इसमें शनिदेव बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन अगर आपके कर्म ही गलत होंगे, आपके संचित कर्म जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं वो ही आपके खराब होंगे, तो शनिदेव जी क्या कर लेंगे उसमें। लेकिन फिर भी जैसे आपने बोला कि इस जन्म में हम अपने अपने आचार में, डेली आचार में, व्यवहार में परिवर्तन लाएं, अपनी जीवन को व्यवस्थित रखें, अपने एल्डर्स की सेवा करें, तो उससे काफी फर्क पड़ता है। वो तो पड़ता ही है, फर्क तो पड़ता ही है। सो ये फिलोसफी नहीं है, ये प्रैक्टिकल गाइडेंस है हमारे डे टू डे जी, लाइफ। प्रैक्टिकल गाइडेंस है जी। तो मतलब अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप एस्ट्रोलॉजी में जा रहे हो, ऐसा नहीं है। आप ऐसे भी जी अपनी लाइफ को और बेटर करने के लिए भी एस्ट्रोलॉजी एडवाइस ले सकते हो। हाँ जी, आजकल तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे जो चाइल्ड, छोटे बच्चे की ही लोग कुंडली बनवा लेते हैं और उसका ही देख लेते हैं कि उसको, इसको कैसे ग्रो करना है, इसके कैसे स्टार्स हैं, इसको स्पोर्ट्स में डालना है कि नहीं, इसका व्यवहार कैसे रहेगा, इसको कैसे बचपन से ही इसको कैसे खेलने कूदने में ठीक रहेगा, इसको खाना कैसे खिलाएं, क्या चीजें खिलाएं जिससे कि इसकी हेल्थ ठीक रहे। कई बच्चों को मिल्क से प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी चीजें बचपन से ही स्टार्ट हो जाती हैं, बाद में नहीं, शुरू से ही हमें अपनी लाइफ को एक ट्रैक पर लाने के लिए एस्ट्रोलॉजी की जरूरत पड़ती है। ओके। तो अब तो मुझे लग रहा है कि ये तो बच्चों को साइंस के तौर पे स्कूल में तो पढ़ा देना चाहिए, बिकॉज अगर हमारी लाइफ और हमारे कर्म इतने अलाइन हो जाएंगे हमारी कुंडली से, तो आई थिंक वी लीड अ बेटर लाइफ। या श्योर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और सबसे जो कहते हैं कि ज्योतिष में सबसे ज्यादा जो सटीक उपाय है वो है कि अपनी दिनचर्या को ठीक रखें, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, यही सब है। अपने मेंटर्स की, टीचर्स की, उनकी रिस्पेक्ट करें, जो वो पढ़ा रहे हैं, जो वो कह रहे हैं उनको ध्यान से सुने। तो यही डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है। तो मैम, आपको क्या लगता है कि जैसे डे टू डे लाइफ में हमको एस्ट्रोलॉजर्स की हेल्प चाहिए होती है, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, उनमें से बहुत सारे होंगे जिनको अब विश्वास होगा या फिर वो लोग ट्राई करना चाहते होंगे, तो कहाँ से मिलेंगे ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर्स? जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स लीजिए जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी की पूरी ट्रेनिंग ली हो, चाहे आप टैरो कार्ड में जाएं, चाहे आप जेमस्टोन हो, आपके के लिए कंसल्ट करना हो आपको, या एक पंडित जी से पूजा ही करवानी हो। तो मेरा ये मानना है कि आप सबसे पहले तो ये देखिए कि जो एस्ट्रोलॉजर है, क्योंकि आजकल तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो किससे लें किससे ना लें। तो मैंने जो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं धार्मिक वेबसाइट, धार्मिक वाइब्स की वेबसाइट मैंने देखा है और उसकी ऐप को डाउनलोड किया है। तो मैंने ये देखा, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा अनुभव है, मैंने ये देखा कि उसमें जो भी पुरोहित हों, चाहे एस्ट्रोलॉजर्स हों, चाहे टैरो कार्ड रीडर्स हों, किसी भी फील्ड के लोग हों, वो अपनी फील्ड में ना पढ़ के आए होते हैं और एक्सपर्ट होते हैं। तो ऐसे लोगों की गाइडेंस ही लेनी चाहिए जिनको एक्सपीरियंस भी हो, और बेसिक नॉलेज जरूरी है, खाली एक्सपीरियंस से कुछ नहीं होता। मेरे हिसाब से जो बेसिकली अपनी पढ़ाई, किसी ने 3 साल का कोर्स किया है, किसी ने 5 साल का कोर्स किया है, और कुछ टॉपर्स भी हैं उसमें, तो वो बहुत एक ज़रूरी है। इस हिसाब से जो मैंने धार्मिक वाइब्स को देखा है, इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो ट्रेंड हैं, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। तो अगर आप उनसे कंसल्टेशन लेंगे तो वो आपको आपके पास्ट इवेंट के बारे में बताते हुए ही आपका फ्यूचर बताएंगे, जिससे कि आपको मालूम पड़ेगा कि जो उन्होंने बताया है वो आपकी लाइफ में रियली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आप उसके हिसाब से अपना भविष्य पूछ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए, चाहे ट्राई ना भी करें तो आप देख सकते हैं कि उसमें जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो कितने ट्रेंड हैं, उनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, और वो कहाँ से पढ़े हैं, उनके कैसे, मेरे ख्याल से उनके वहाँ पे सर्टिफाइड भी हैं वो सारी चीजें देखते हुए ही आपको करना चाहिए। ओके, थैंक यू मैम। मैम, नाउ वी विल रैप अप, बट बिफोर रैपिंग अप आई हैव वन क्वेश्चन कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हिचकिचाते हैं, इंटरेस्ट तो है एस्ट्रोलॉजी में,
बट हिचकिचाते हैं बिलीव करने में, उनको आप क्या टिप देना चाहेंगे? देखिए, ये तो सबके साथ होता ही है। पहली बात तो ये मैं कहना चाहूंगी कि अगर किसी की लाइफ में कोई रुकावट आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तभी वो एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ठीक है, ऐसे तो ज्यादातर लोग का तो रूटीन ठीक ही चल रहा होता है। एक बार एजुकेशन हो गई, जॉब लग गई, तो उसके लिए तो वो तो फिर जिनकी लाइफ में सब कुछ ठीक है वो तो ठीक ही है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार कंसल्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। एक बार आप जैसे कहीं भी किसी ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर सकते हैं, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा। आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो अगर आपके पास्ट इवेंट ठीक बता रहा है, प्रेजेंट इवेंट्स, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को ठीक से ले रहा है, देख पा रहा है, तो इसका मतलब ठीक है। ओके, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड टिप कि अगर कोई पास्ट का बता पा रहा है तो प्रेजेंट और फ्यूचर का भी प्रिडिक्शंस गलत नहीं करेगा, राइट? जी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाते हो, आप अपनी कुंडली उनके सामने रख दीजिए, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम रख दीजिए, वो आपको खुद ही बता देंगे कि आपके साथ क्या चल रहा है और कब से प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये है कि ज्योतिष में बिलीव होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब आपको एक ठीक से एस्ट्रोलॉजर मिल जाता है जो आपको प्रॉपरली गाइड करे, तो उसमें फिर आपको विश्वास भी होता है। ओके, तो आई थिंक ये काफी अच्छा पॉइंट है आपका। आई थिंक इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल सेशन, और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी आपको और हमारे व्यूअर्स को हमें सुनने के लिए, और आपका कि आप आए और आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और हमारा जो पौराणिक शास्त्र है, जो हमारी शास्त्र विद्या है, उसके बारे में अच्छा है कि हम लोग सब लोग जाने, ताकि हम उसको अपनी लाइफ में इम्बाइब करके थोड़ा सा बेटर लाइफ जी सकें, क्वालिटी लाइफ जी सकें जी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू नीता मैम। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। थैंक्स, गॉड ब्लेस। थैंक यू टू द व्यूअर्स ऑल्सो। एंड अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। वी आर प्रेजेंट ऑन Instagram, Facebook, LinkedIn, X and Threads and YouTube, and we have blogs and we have a website by the name of Dharmic Vibes. Please do share and subscribe. Namaste.